एटमी ताकत होना, उसको आप किस तरह देखते हैं? उस पर आपको फ़ख्र है? आप जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो हैं, आज उनको हमें याद करना चाहिए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जितना रोल था इस सेठ मंसूबे के हवाले से। सेठ आबिद का भी था। जी, सेठावत का भी आप ज़िक्र हाँ करें, हाँ। और उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ ने जाके वो जाके धमाके किए। तो इन शख्सियात को और इस तजुर्बे को इन सूरत हाल में आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर डेटरेंट के तौर पे ना होता हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब, तो और इंडिया बना लेता और हम ना बना सकते, या इंडिया धमाके कर लेता और हम पब्लिकली धमाके ना कर पाते, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरी सूरत हाल हो जाती। क्योंकि पाकिस्तान आखिरकार एक मुल्क है ऐसा जो एक जोग्राफिकली जो है ना, जोग्राफियाई हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे प्लेस्ड है। ये हमने कोई दुआ नहीं मांगी थी कि हमें यहाँ आप ले आएँ, वो है ही ऐसे। हमारे इर्द गिर्द जिस तरह के ममालिक हैं, आपको पता है कि उन सब ममालिक का कहीं ना कहीं दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा रोल है। आप इंडिया और चाइना ही देख लें, बाकी तो भी छोड़ें। तो ये मुल्क ऐसा है कि अगर एटॉमिक बॉम्ब ना होता, तो ये जो टेरिटरी है ना पाकिस्तान की, इसको कोई भी मुल्क जो है वो चाहता कि ये हमारे अंदर आ जाए, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए नहीं कि उनको इस मुल्क के लोगों का एहसास होता, इसलिए कि वो जोग्राफिया या दूध जो अगर आपके पास आ जाएं, तो आप मनूवर बेहतर कर सकते हैं। फिर आप इलाकों के अंदर आपकी जो जैसे ब्लॉक्स होते हैं, वो ब्लॉक्स आप बेहतर बना सकते हैं। चाइना अपना ब्लॉक बनाना चाहता है, अमेरिका तो है ही, उसके ब्लॉक्स तो हैं ही दुनिया में। मतलब चाइना के इर्द गिर्द उसके ब्लॉक के लोग हैं, जैसे सिंगापुर है, जैसे क्या नाम है इसका, बैंकॉक है, ये सारे अमेरिका के साथ, आपको पता है अमेरिकन सारी सोसाइटी भी उनकी वही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान बचा जो हुआ है ना इस वक्त जंग से, बड़ी जंग नहीं हो सकती यहाँ पे, ये मैं आपको आज बता दूं। हाँ, अगर कोई पागल टाइप लोग उनके हाथ में बम आ जाए और वो बेवकूफ़ों की तरह कोई ऐसी हरकत करें जो कि नहीं होने वाली। पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना, इसका एक बड़ा एक ड्यूअल रोल है। मैं समझता हूँ कि मुझे ये बात ज़रूर करनी चाहिए। देखें, मैं जब कराची पहली दफ़ा गया ना, अम, और नहीं, पहली दफ़ा तो मैं जब गया था तो बहुत छोटा था, लेकिन जब मैं बड़े होके मैं गया पहली दफ़ा कराची, और मैं वो गया ही उस वक्त था जब मैंने 98 में एक शो किया था। उमर शरीफ साहब मुझे लेके गए थे, आपको शायद ये वाक़या पता होगा। वो एक एक डॉन साहब थे, उनके घर में एक शो था, तो मैं वहाँ गया तो मुझे तो पता नहीं था क्या शो। तो उमर शरीफ साहब ने भी मुझे उधर बड़ा वो प्यार प्यार व्यार किया, उसका मेरी अच्छी दोस्ती भी रही उनके साथ, मेरा उनके साथ बड़ा इज्जत का ताल्लुक था। वो मुझे ना स्टेज पे आके माइक दे के चले जाते थे, मुझे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते थे, मेरा उनका एक ख़ास ताल्लुक था। लेकिन बहरहाल मैं वहाँ गया पहली दफ़ा, मैंने नईम ये देखा कि कराची में, बाद में तो मैं बहुत गया हूँ ना, बहुत ज़्यादा कराची गया हूँ मैंने। लाहौर के बाद अगर सबसे ज़्यादा शोज़ किए होंगे तो कराची, बल्कि हो सकता है कराची में ज़्यादा शोज़ किए हों मैंने लाहौर से भी। तो इतना मैं गया हूँ, मैंने देखा कि कराची में ना रेंजर्स हैं, और कराची में रेंजर्स के होने का लोग ये भी कहते हैं कि क्यों है, नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं ये भी देखता था कि एक पैराडॉक्सिकल रिश्ता है कि अगर वो रेंजर्स हैं तो कराची में अमन भी है। हुँ। अब ये मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छी सूरत हाल होती है किसी मुल्क के लिए कि आप रेंजर्स हों तो मुल्क में अमन है या शहर में अमन है। लेकिन क्या करें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है जब तक बड़ी नहीं होगी, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, गुर्बत भूख ख़त्म नहीं होगी इस मुल्क से, लोगों को इलाज नहीं मिलेगा अच्छा, लोगों को अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, तो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िद के अंदर उनका कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, आप अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, तो वो निकालते रहेंगे। तो कभी कभी वो चपकलशों में भी आ जाता है। पाक कराची में की तो हिस्ट्री है पूरी, आपको मालूम ही है, मुहाजिरों से लेके सिंधियों से लेके पख्तून से लेके इवन इवन अब तो पंजाबी भी थोड़ा बहुत वो हो गए थे, बलोच, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वहाँ। कहते हैं मिनी पाकिस्तान है कराची। तो वहाँ पे रेंजर्स के होने से एक्चुअली कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, अगर रेंजर्स वहाँ ना हो तो आप देखिएगा उधर क्या होता है। तो इसलिए बाद में एक्चुअली जो करा था ना, वो क्या करा था जिसके साथ फिर ये बात आ गई मुझे, थोड़ा सा हम आपका आ रहे थे सवाल। उस पे न्यूक्लियर पावर होने पे हाँ, बात। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखें, फौज का ये जो रोल है ना कि उसके पास न्यूक्लियर पावर या आर्सनल, न्यूक्लियर आर्म्स,
उसका कंट्रोल है, तो ये एक फ़ौज ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इस मुल्क में कोई और नहीं कर सकता। तो फिर वही कहूँगा, हम तो एक सियासी पार्टी हैं। हम तो चाहते हैं कि किसी भी इदारे का अमल दखल ना हो सियासत में। हम तो यही चाहते हैं, इसलिए हम किसी की बूट पॉलिश भी नहीं करते। लेकिन जब तक ऐसे चल रहा है ना, उस वक्त तक आप फ़ौज के रोल से बरीजुबान नहीं हो सकते या उनके रोल को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। उनका इस मुल्क में रोल रहेगा अभी। हाँ, अगर कोई लोग अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते हैं, अपने लिए निकलते हैं, और फ़ौज को भी पता होता है कि इनमें वैसे लोग नहीं हैं जो खाने पीने आते हैं सिर्फ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, वो मिडिल क्लास से उठ के आते हैं, जनरल्स बन जाते हैं, ब्रिगेडियर्स बन जाते हैं। वो देखते हैं यार ये सारे जगीरदार, सरमायादार, माफियाज, ये सारे पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं, तो फाइलें तो सबके पास, इनके पास सबकी होती हैं। अब मेरी तो नहीं है ना कोई फाइल। मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई मेरी तो कोई फाइल नहीं है। अभी लेस्को ने निकालने की कोशिश की थी ना, वो ख़त्म हो गया मामला। आप खुद ही आ गए हैं लेस्को पे। मैं बात करने ही वाला था, आपने इदारे की बात की तो मैंने कहना था कि इदारा लेस्को भी है। और भारतीय नैरेटिव की तरह लेस्को का ये नैरेटिव जो शुरू में था कि चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद जो हैं वो एक सोलर जो प्रॉपर्टी है वहाँ से कोई बिजली चोरी कर रहे थे और मीटर छीन लिया और आपने मारा बड़ा लेस्को वालों को। और वो ज़रा कहानी सुनाइए पहले दिन से। और अब जो है उसी लेस्को ने आपके हक में फ़ैसला दे दिया। ये फ़ैसला आपने किसी अदालत से नहीं लिया, ये जो उनकी अपनी एक कमेटी बनाई उन्होंने और उसने सारा इन्वेस्टिगेट किया। और उसकी एक आध हेयरिंग में मैं भी मौजूद रहा। और जब वो उस मीटर को खोल रहे थे आपकी इजाज़त से और वो सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा था और कितने जो है वो टीमें बुलवाई थी उन्होंने मुख्तलिफ उनके जो एरियाज थे वहाँ की, ताकि जो है ना किसी एक ओपिनियन की बजाय सबकी ओपिनियन आ जाए और सारा एक निचोड़ निकाल के उन्होंने आपको बरी ज़िम्मा करार दिया। आपको तो बरी ज़िम्मा करार दे दिया, मगर वो जो वाक़या हुआ, जो आपके साथ हुआ, FIR हुई, आपका जो है ना वो इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई, उसका क्या हुआ सर? देखिए, नहीं, मेरे तो ज़िंदगी का ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा नाखुशगवार वाक़या था ये, क्योंकि ये मेरी सियासत के बाद हुआ है। और एक ऐसा आदमी जिसने कभी ज़िंदगी में सोचा भी ना हो ना, हमारे घर में चोरी जो है ना उसको एक जुर्म से भी ज़्यादा गुनाह समझा जाता है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना। मिडिल क्लास के लोग थे, बड़े, अपनी अम्मी अब्बू अपने प्रोफेसर थे दोनों, तो वो अपनी तनख्वाहों में रहते थे, उसी में अब गुजारा करते थे। मेरे अब्बू अम्मी ने तो कोई ट्यूशन तक नहीं पढ़ाई, मतलब लालच था ही नहीं हमारी फैमिली में। तो इसलिए अगर ऐसे बंदे पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अब हुआ सिर्फ यही है, मैं तो PTI को फिर कहूँगा, इन्होंने बड़ी मेरे खिलाफ कैंपेन्स की हैं। इनको मिल गया ना कि लो जी ये बिजली वाला मामला मिल गया, अब शुरू हो जाओ। कोई अक्ल करो आप लोग। मतलब पहली बात तो ये कि ये कहते हैं मीटर क्यों लिया, और भाई मीटर ना लेता तो ये मेरे हक में फैसला भी ना आता। बात ये है कि अगर मेरे पास कोई आता है मेरे घर में और आगे कहता है जी कि अब मैं एक जाना पहचाना आदमी हूँ, मैं एक सियासतदान भी हूँ और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, और मैं मलिक रियाज जैसे लोगों को भी पता नहीं क्या क्या कह रहा होता हूँ, जिसका इस मुल्क में पता नहीं क्या अमल दखल है। मतलब मैं किसी को छोड़ता तो हूँ नहीं, क्योंकि मैंने किसी से क्या लेके खाना है। अब ऐसा आदमी अगर उसके पास कोई आ जाएगा और आके मीटर उतारेगा बगैर इजाज़त के, बगैर बताए, और फिर तोड़ के जंगला अंदर से निकाल लेगा, और उसके बाद, और वो भी ग्रीन मीटर, मतलब सोलर वाला यार, जिसमें से मेरी एक्सपोर्ट होती है। भाई इंपोर्ट तो बात की बात है, मैं तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उधर पैसे, मतलब ताकि बिजली उधर जाए और मेरा बिल कम आए। अच्छा, यहाँ एक चीज ऐड कर लें कि जंगला और लॉक आपने मीटर को इसलिए लगाया कि पुरस्रार तौर पे ये मीटर कुछ दिन पहले चोरी हुआ था, कुछ हाँ, अर्सा वो पहले। तो काफी, हाँ, हुआ था। और एक कोई गुमनाम शख्स जो है उसको मिट्टी में दबा के और आपको वो कर रहा है जी मुझे पैसे चाहिए। हाँ, एक ये वाकया हो चुका ये था बहुत दफा होता है। जिसके ये बाद जो है ये एक बात बता दूं, ये मेरे इलाके में ना, हाँ कोई उस दिन उसने 20 मीटर उतारे थे। हम्म, ये सारे इलाके को पता है। हम्म, 20 मीटर ग्रीन उतार के ले गया था, और वो इसी ले गया था, वो बेचारा गरीब आदमी था कोई। उसने तो मुझसे जब कहा ना कि पैसे दे दो, तो मेरी बेगम साहब ने कहा कि पैसे मांग रहे हैं, अजीब लोग हैं ये, तो पुलिस को बताया। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं पुलिस को बताने की, वो बेचारा गरीब आदमी है, 15-20 हज़ार रुपये मांग रहा है, ख़त्म करे मामला। मैंने कहा तू ले ले भाई पैसे। आपने कहा जो पुलिस को देने हैं वो इधर दे देते नहीं, मैंने एक्चुअली यार, मैं हमदर्द आदमी हूँ। मैं तो इस मुल्क के अंदर सियासत इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि लोग इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली पा सकें। मैंने तो जो लाइफ गुजारनी थी गुजार ली है, जो नहीं गुजार सके वो गुजारे इस मुल्क के अंदर। तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने पैसे भी दे दिए। खैर वो पता नहीं कितने उठा के ले गया था, सबको उसने ज़मीन में जगह जगह दबाया हुआ था, और वो इतना इंटेलिजेंट आदमी था। मैंने कहा इसकी इंटेलिजेंस भी पैसे दे देने चाहिए
कि इतना ज़हीन है कि वो गरीब सा कोई होगा, उसने सारे पहले मीटर उतारे, उसके बाद उसने जगह जगह ग्रीन बेल्ट पे लगाए और उसको पता था कि किस इमारत का मीटर कहाँ पे मैंने दबाया हुआ है, पूरा उसको इन्फॉर्मेशन थी। वो जब आपने टैक्स देखे होंगे तो हाँ मैंने, हाँ और उन्होंने लेस्को वालों ने भी देखे, तो लेकिन बहरहाल वो तो एक अलहदा एक मामला है।